हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 2, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। तो इससे पहले हम चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं, और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसे पढ़ लेना। तो सबसे पहले ना हम मीनिंग समझते हैं अपने चैप्टर नेम का। तो व्हाट इज द नेम? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना, ये 2 वर्ड से बना है। कैसे? एक तो इसका क्या है वर्ड, माइक्रो, और एक है ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? कोई भी ना लिविंग थिंग, राइट। कोई भी लिविंग थिंग को हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। जैसे कि ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो सारे क्या है? ऑर्गेनिजम्स हैं। पर यहाँ पर बात हो रही है कौन सी ऑर्गेनिजम्स की? माइक्रो की। माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, राइट। तो मतलब बहुत छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड मतलब हमारे दोस्त, और फो यानी कि दुश्मन, राइट। फ्रेंड हमारे दोस्त और दुश्मन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनसे वो हमारे फ्रेंड भी होते हैं और फो भी होते हैं, राइट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, इसे फटाफट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. तो मतलब आपने देखा होगा अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, राइट। आपके बगल में भी कुछ प्लांट्स वगैरह हो सकते हैं, मे बी, राइट। लेकिन वहाँ पर ना, जहाँ पर भी आप बैठे होते हैं, वहाँ पे अगल बगल ना कुछ और भी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे आसपास जिसे हम नॉर्मली देख नहीं सकते। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। इन्हें हम बोलते हैं या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बोलते हैं हम इन्हें माइक्रोब्स, राइट। तो okay, for example, you might have observed that during the rainy season moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. तो मतलब आपने ना मतलब जब रेनी सीजन होता है ना, तब देखना जो कभी कभी कोई ब्रेड होती है ना, मतलब आप एक काम करना, एक ब्रेड होती है ना, उसको हल्का सा पानी में सोक करना और एक पॉलीथिन में बांध कर कहीं पर रख देना। तो आफ्टर 2-3 डेज आप देखोगे उसमें कुछ ग्रेइश वाइट से पैचेस हो रहे होंगे। वो क्या है? उनको फिर ऐसे करके मैग्नीफाइंग ग्लासेस से आप देखो, तो आप देखोगे कि छोटे छोटे जो है ना, क्या है, छोटे छोटे ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, अब क्या आपको पता है कि मतलब ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और ये कहाँ से आते हैं? एक्चुअली दीज आर फंगस। ठीक है, हमारी जो ब्रेड होती है उसमें फंगस लग जाता है, सो दैट इज फंगस। अब हम पढ़ेंगे इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, राइट। वेट अ मिनट, या यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है कि आपको क्या करना है ना, आपको थोड़ा सा गीला गीला जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, उसको एक बीकर में रखना है, उसको एक किसी भी मतलब बर्तन में रखना है, उस पर थोड़ा सा पानी डालना है, और उसके बाद जब सॉइल जो उस फिर मिट्टी जो है ना नीचे नीचे को सेटल हो जाएगी पूरी नीचे तक, तब आपको क्या करना है, एक ड्रॉप लेनी है उसमें से और एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखनी है। तो आप क्या देखते हो आपको बताना है, राइट। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज, उसके बाद टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। आपको कहना है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, कुछ ड्रॉप्स लेने हैं वाटर के, और उसे पॉन्ड में से लेना है, और उसे क्या करना है, एक ग्लास स्लाइड के ऊपर स्प्रेड करना है, और उसे माइक्रोस्कोप से ना ऑब्जर्व करना है। तो पता है आपको क्या दिखेंगे? आपको दिखेंगे बहुत सारे टिनी ऑर्गेनिजम्स जो उसमें चल रहे होंगे। तो ये इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। ठीक है, so these observations show that water and soil are full of tiny organisms. Though not all of them fall into the category of microbes, these microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. तो मतलब जो आप उसमें देखोगे ना, जो जो चीज़ें, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे, लिविंग थिंग्स होंगी, राइट। हाँ, हो सकता है कि ये माइक्रोब्स ना हो सारे, पर इनमें से ना कुछ जो बहुत 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 छोटे हैं, जो आपकी जो आँखें हैं ना उनसे नहीं देख सकते, आपको माइक्रोस्कोप से ही देख पाओगे आप उसको, क्योंकि वो इतने ज़्यादा टाइनी होते हैं। ठीक है, और उन्हीं को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दैट आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रोब्स, राइट। सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड। देखो,
जो ब्रेड में जो वाइट सा ग्रेइश वाइट सा आया था ना, दैट इज़ ओनली फंगस, उसे फंगस बोलते हैं। जो फंगस है उसे हम ऐसे ही नहीं देख सकते अपनी आईज से, उसे आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ को तो उससे भी ना दिखे, हो सकता है कि माइक्रोस्कोप से देखना पड़े, राइट। इसीलिए उन्हें हम, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 major groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. तो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, बहुत छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स है ना जो आप अपनी आइज से नहीं देख सकते, वो इतने छोटे होते हैं। हो सकता है कि वो आपके हाथ पे हों, जस्ट अच्छा एक काम करो, अपना हाथ आगे करो एंड जस्ट लुक एट इट। कुछ दिख रहा है आपको इसमें? नो, बिकॉज लेकिन इसमें भी ना लाखों, हज़ारों, करोड़ ऑफ इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैठे होंगे, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं। लेकिन जब आप एक माइक्रोस्कोप से देखोगे तब जाकर आपको दिखेंगे, राइट। तो माइक्रोस्कोप जो बहुत सारे होते हैं, इन्हें 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करा जाता है। एक है बैक्टीरिया, एक है फंगी, एक प्रोटोजोआ और एल्गाई, राइट। तो सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर शोन इन द फिगर्स 2.1 एंड 2.4। अच्छा, वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर different from other microorganisms. They, however, reproduce only inside the cells of the host organisms, which may be a bacterium, plant, or animal. Some of the viruses are shown in figure 2.5. तो देखो, अब ना ये बोले ना, वायरस भी तो क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं ना, क्योंकि हम उन्हें वायरसेस को ऐसे नहीं देख सकते। तो माइक्रोज होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही थोड़े से डिफरेंट होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। कैसे होते हैं? क्योंकि ना जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो अपने जो जिसके ऊपर वो होस्ट करते हैं, सपोज मतलब होस्ट मतलब सपोज आप किसी के घर गए हो, तो वो आपका होस्ट हो गया और आप उसके गेस्ट हो गए, राइट। तो वायरस ना जो होस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके सेल के अंदर जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जो कुछ भी हो सकता है, एक बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया में हो सकता है एक वायरस, एक प्लांट में हो सकता है वायरस, एक एनिमल में हो सकता है वायरस, तो वो उसी के अंदर रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। कॉमन एलिमेंट्स, जो कुछ कॉमन बीमारियां हैं, लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू जैसे कहते हैं, और कफ, जो हमें कफ होता है, वो सब किससे होता है? वायरसेस से होता है। और जो सीरियस डिजीजेज, ये तो सिंपल डिजीजेज है, हमें कोल्ड होता है, कफ होता है, राइट। पर बहुत ज़्यादा सीरियस डिजीजेज जैसे कि पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सारे भी किससे होते हैं? वायरस से ही होते हैं, ठीक है। जो डिजीज़ेज़ होती हैं, डिसेंट्री एंड मलेरिया, ये सब होते हैं प्रोटोजोआ से। और जो टाइफॉइड होता है, ट्यूबरक्लोसिस जिसे टीबी कहते हैं हम शॉर्ट में, वो होता है बैक्टीरिया से। ये सारी क्या है? बैक्टीरिया की डिजीज़ेज़ हैं। हमने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था 6th और 7th में, अब हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं। ये जो है ना, ये बैक्टीरिया हैं, ओके। ये क्या है? बैक्टीरियाज है, राइट। सो वेट अ मिनट। तो देखो, ये तो बैक्टीरिया थे ऊपर वाले, एंड ये है एग्जाम्पल्स हैं एल्गाई के। एल्गाई मतलब, जो एल्गाई को हम ना हिंदी में काई बोलते हैं। आपने देखा होगा जब रेनी सीजन होता है तो जो हमारी वॉल्स होती है ना, मतलब वॉल्स पे आप या फिर कहीं पर भी बाहर से आपको दिखेगा कुछ ग्रीन सा होता है, पैचेस टाइप के, उनको हम एल्गे बोलते हैं, काई कहते हैं जिसे हम। ये हैं प्रोटोजोआ। व्हाट आर दिस? अमोएबा एंड पैरामीशियम। एंड ये है स्पाइरोगायरा एंड क्लैमेंडोमोनास, राइट। ये है फंगाई, ब्रेड मोल्ड, पेंसिलियम और एस्पेरिगिलस, राइट। सो अब आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। देखो, ये वायरसेस की भी एग्जाम्पल्स हैं। सो वो थे वायरसेस के एग्जाम्पल्स। अब एक और क्वेश्चन है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये रहते कहाँ हैं? एक मिनट। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो रहते कहाँ हैं? अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मे बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गे एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेल्यूलर सच एज मैनी। अब देखो ना, जो ये होते हैं ना, ये होते हैं, कुछ तो होते हैं यूनिसेलुलर, वेट अ मिनट, कुछ होते हैं यूनिसेलुलर,
यूनिसेलुलर मतलब जिनमें से देखो हमारी जो पूरी बॉडी है ना उसमें सेल्स हैं, सेल्स होते हैं, फिर उनसे टिश्यू बनते हैं, फिर उनसे ऑर्गन बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, फिर पूरी बॉडी बनती है। तो सेल से हमारी बॉडी बनती है। तो जिस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेल होता है, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेल होता है उसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर, और जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं उसे बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तो उसे बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर। तो देखो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें सिर्फ एक सेल हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया, इलियम और प्रोटोजोआ में होता है, या फिर मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं वो, जैसे कि एल्गी में होते हैं, फंगी में होते हैं, राइट। ये जो है हर इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, कोई भी इन्वायरमेंट हो। जैसे हम ज़्यादा ठंड में नहीं रह सकते बिकॉज हमारी कुछ भी जम जाएगी, राइट। ज़्यादा गर्मी में नहीं रह सकते हम, राइट। तो मतलब लेकिन ये जो होते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कोई भी इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, जैसे कि आइस कोल्ड क्लाइमेट हो या फिर हॉट स्प्रिंग्स हो, उसमें भी रह सकते हैं, डेजर्ट्स में भी रह सकते हैं और मार्शी लैंड्स में भी रह सकते हैं। और ना ये कहाँ कहाँ रहते हैं, ये बॉडीज़ में रहते हैं, किसकी, एनिमल्स की, सम दे इंक्लूडिंग ह्यूमंस, और ये ह्यूमंस की बॉडी में भी रहते हैं। जैसे सपोज करो हमें कफ होता है तो हमारे गले में क्या है, वायरस है, राइट, बिकॉज वायरस से ही कॉज होता है कफ। सो हमारे अंदर भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना वो क्या तो किसी के अंदर रह के बढ़ते हैं, या फिर कुछ जो है अपने आप इंडिपेंडेंटली ग्रो होते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हम कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक है, हमारी लाइफ में उनका क्या रोल है इम्पॉर्टेंट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ लाइफ। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज वेयर एज सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेस। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। तो देखो अब बहुत सारे जैसे कि ना बहुत सारे ह्यूमंस होते हैं, तो उसमें से कुछ अच्छे ह्यूमंस होते हैं, कुछ बैड ह्यूमंस होते हैं। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, कुछ बैड होते हैं, कुछ गुड होते हैं। वैसे ही ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बहुत सारे होते हैं, तो उनमें से कुछ तो हमारे लिए ना बहुत बेनिफिशियल होते हैं, जो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं, पर कुछ क्या होते हैं जो हमें डिजीज़ पहुंचाते हैं। तो अब इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, राइट। सो सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमारे फ्रेंड हैं। जैसे हमारे चैप्टर का नाम था फ्रेंड एंड फो। सबसे पहले पढ़ते हैं फ्रेंड्स के बारे में, हमारी कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स हैं। Microorganisms are used for various purposes. They are used in the preparation of curd, bread and cake. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना जो वो बहुत अलग अलग पर्पजेस के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम से हम क्या क्या प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या बनाते हैं, कर्ड, जैसे हम दही जमाते हैं, राइट। तो मतलब जैसे दूध होता है, सो क्या कहते हैं, गर्म करते हैं दूध को, फिर उसमें दही डालते हैं। तो दही में ना क्या होता है, जो कर्ड होता है उसमें लैक्टोबैसिलस होता है। तो जब हम उस दही को दूध में डालते हैं तो वो लैक्टोबैसिलस जो होता है बढ़ते जाता है और वो पूरे दूध को जो है दही में कन्वर्ट करता है। तो ये मदद करता है कर्ड बनाने में, ब्रेड बनाने में और केक बनाने में। तो मैं एक बार फिर से समझाती हूँ कर्ड कैसे बनता है। जैसे कि हम दूध में सपोज मिल्क है, हम कैसे जमाते हैं दही को, मिल्क होता है उसमें 1 चम्मच दही डालते हैं, राइट, 1-2 स्पून जो है इसमें दही डालते हैं। तो दही में क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलियस, ठीक है। लैक्टोबैसिलियस होता है जिसको जो मतलब बहुत ज़्यादा जैसे हम उसे मिल्क में डालते हैं तो वो पूरे मिल्क को क्या करता है, एकदम रिप्रोड्यूस होते होते बढ़ते वो पूरे मिल्क को कर्ड में ट्रांसफॉर्म कर देता है, राइट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हज़ारों वर्ष मतलब बहुत सारों से यूज़ हो रहे हैं, किस लिए, अल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट, फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट। अब आपने देखा होगा, जब आप क्या पता आपने कहीं हो सकता है मतलब कुछ जैसे हम घर में क्या करते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, राइट। कंपोस्ट बनाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, अगर ऑर्गेनिक मैन्योर बनाते हैं तो वेजिटेबल्स, पील्स, एनिमल्स के रिमेनिंग्स, राइट, या फिर कुछ भी मतलब जैसे सब्जियां वगैरह होती हैं, सब्जी के बचे हुए होते हैं, तो उसके बाद फिर वो मैन्योर कैसे बनता है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो उसको भी ना चेंज कर देते हैं, किसमें, मैन्योर में। जो भी वो सब वेस्ट होता है ऑर्गेनिक वेस्ट, लेकिन ओनली ऑर्गेनिक वेस्ट, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उस सबको क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
मैन्योर में चेंज कर देते हैं. ओके, सो रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन. जो बैक्टीरिया हैं वो ऑल्सो मतलब उन्हें जो है मेडिसिन के प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है. इन एग्रीकल्चर दे यूज इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन. अब हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था कि एक बैक्टीरिया होता है, क्या नाम है उसका पता है? रिजोबियन. पढ़ा था ना अबाउट इट. रिजोबियन होता है जो क्या करता है, सॉइल में जाकर क्या फिक्स करता है? नाइट्रोजन फिक्स करता है. तो बहुत सारे तरीके से जो है हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेनिफिशियल होते हैं. मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. देखो अभी मैंने जो आपको बताया ना वही हम इसमें पढ़ेंगे. हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि जो मिल्क है वो कर्ड में टर्न हो जाता है बैक्टीरिया की मदद से. मैं तो पहेली जो है शी इज़ पहेली एंड शी इज़ सेइंग दैट मैंने अपनी मम्मा को देखा कि जो वो वार्म मिल्क होता है, जो गर्म मिल्क होता है, उसमें मम्मी क्या डाल रही थी, थोड़ा सा कर्ड डाल रही थी ताकि जो कर्ड है पूरा सेट हो जाए अगले दिन के लिए. मैं सोच रही हूँ कि क्यों उन्होंने ऐसा दही डाला उसमें. देखो अब वही है, देखो कर्ड में जो होते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इनमें से एक होता है लैक्टोबैसिलियस, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था. लैक्टोबैसिलियस जो है वो क्या करता है, फॉर्म करता है कर्ड को, और वो मल्टीप्लाई होता रहता है और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है. बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मेनी ऑफ द फूड आइटम्स. An important ingredient of rava, suji, idlis and bhaturas is curd. Can you guess why bacteria and yeast are also helpful for fermentation of rice, idlis and dosa batter? तो सिर्फ दही में यूज़ नहीं होता ना, ये जो बैक्टीरियाज होते हैं वो सिर्फ दही को नहीं बनाते, वो बहुत सारी चीज़ों को बनाते हैं. जैसे चीज़ हो गया, पिकल्स, अचार वगैरह. तो ये काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे आपके घर में इडलीज बनती होंगी, कभी छोले भटूरे बनते होंगे, तो भटूरे में और इडली में जो है एक दही, उसमें भी ना क्या कहते हैं, दही डालते हैं, लैक्टोबैसिलस, या फिर ईस्ट, या तो दही डालते हैं या फिर ईस्ट डालते हैं. तो उन दोनों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इन्हें सेट करते हैं, राइट, जो इनमें फर्मेंटेशन करते हैं मेनली. नाउ यहाँ पर एक एक्टिविटी है, प्लीज़ इसे मतलब अपने गाइडेंस में करना, जब आपके बड़े हो उनके साथ ही करना. आपको क्या करना है, हाफ kg फ्लोर लेना है, आधा किलो आटा लेना है, मैदा भी ले सकते हो. उसमें थोड़ी सी शुगर डालनी है, थोड़ा सा वार्म वाटर डालना है, थोड़ा सा ईस्ट पाउडर डालना है, और उसे सॉफ्ट डो में नीड करना है. नीड मतलब गूंदना है, राइट. व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 hours? तो 2 घंटे के बाद आप क्या देखोगे कि जो मतलब ना डो है ना वो पूरा ऐसे करके देखो, पूरा रेज हो जाएगा, पूरा बाहर निकलने लगेगा, राइट. Yeast reproduces rapidly and produces carbon dioxide during respiration. Bubbles of the gas fill the dough and increase its volumes. This is the basis of use of yeast in the baking industry for making breads, pastries and cakes. तो yeast बहुत ज़्यादा यूज़ होता है खाने में. आपने देखा होगा, मतलब जब केक वगैरह भी बनते हैं, ब्रेड्स बनती हैं, तो उसमें यीस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. तो ईस्ट क्या करता है ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा रैपिडली रिप्रोड्यूस करता है, बहुत जल्दी प्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करता है वो. और उस समय जब वो ना रेस्पिरेशन करता है तो उसकी बॉडी से क्या निकलता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जब वो रेस्पिरेशन करता है, ठीक है. तो बबल्स निकलते हैं और वो पूरे डो को फिल कर लेते हैं उससे, और उसकी वॉल्यूम जो है, उसका जो साइज़ है वो बढ़ने लगता है. ओके, दिस इज़ अ बेसिस ऑफ द यूज़. तो मतलब बेकिंग इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. अब हम देखेंगे कि हमारे घर में तो मतलब बहुत यूज़ होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं हमारे, फर्टिलिटी इंक्रीज़ करते हैं, खाना बनाने में हेल्प करते हैं, कर्ड को सेट करने में हेल्प करते हैं. अब देखते हैं इसे कमर्शियल यूज़ कैसे होता है, मतलब बहुत बड़े बड़े स्केल में कैसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, मतलब वो बहुत बड़े स्केल में, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होते हैं. किससे बनाने में? अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड, विनेगर, ठीक है. और ईस्ट जो है वो इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन. तो ईस्ट जो है वो यूज़ होता है कमर्शियल प्रोडक्शन किसके लिए? अल्कोहल बनाने में और वाइन बनाने में. इसके लिए क्या चाहिए होता है, इसके लिए ना, पर जो यीस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन द ग्रेन्स लाइक बार्ले, वीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा. सो अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, डू इट इन द गाइडेंस ऑफ योर अडल्ट्स. आपको 500 मिलीलीटर बीकर में पानी डालना है, उसके बाद उसमें 2-3 चम्मच क्या डालना है, शुगर डालना है, राइट.
2-3 चम्मच शुगर डालना, उसके बाद एक छोटा सा चम्मच ईस्ट पाउडर डालना, और उसको ना थोड़ी देर गरम, जहाँ पे गरम जगह हो वहाँ पे उसे कवर करके अब 4-5 घंटे के लिए रख दो। अब उस सोल्यूशन को ना स्मेल करो कि आपको उसकी कोई स्मेल आ रही है, राइट। तो ये जो स्मेल आ रही है ना, ये किसकी है बताऊँ? दैट इज़ अल्कोहल, ठीक है। एंड शुगर जो है वो पूरी कन्वर्ट हो गई है किसमें? अल्कोहल में। ईस्ट ने जो है क्या करा, शुगर को पूरा कन्वर्ट कर दिया अल्कोहल में। और ये जो प्रोसेस है ना जिसमें शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, राइट। नाउ लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। अभी फर्मेंटेशन जो चीज़ है किसने डिस्कवर करी थी? लुइस पास्चर। कब करी थी? इन 1857। मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, ये कहाँ यूज़ होते हैं? ये मेडिसिनल मतलब मेडिकल जो होते हैं ना मेडिसिन, उसमें उसे बनाने में भी यूज़ होते हैं। Whenever you fall ill, the doctor may given you some antibiotic tablets, capsules or injections such as of penicillin. The source of these medicines is microorganisms. These medicines kill or stop the growth of the disease-causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. These days, a number of antibiotics are being produced by bacteria and fungi. Streptomycin, tetracycline, and erythromycin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. तो देखो, जब भी ना आप मतलब आप बीमार होते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपको क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं, राइट। इंजेक्शंस देते हैं, कैप्सूल्स देते हैं, ठीक है। तो ये जो मेडिसिन बनती हैं सारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। जो ये मेडिसिन है ना, क्या करते हैं? जो हमारे अंदर मतलब डिजीज़ कॉज करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वो बढ़ रहे होते हैं और उस डिजीज़ को और बढ़ा रहे होते हैं, ये एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? उसे या तो ग्रोथ को स्टॉप करते हैं या फिर उसे किल कर देते हैं। और सच मेडिसिन और ऐसी मेडिसिन जैसे कि ना कोई भी अगर आपको सपोज़ आपको कोई भी डिजीज़ हुई है, सपोज़ ये जो है ये एविल बैक्टीरिया है। सपोज यहाँ पर आपको कुछ डिजीज़ हुई है, सो ये एविल बैक्टीरिया है जो आपको डिजीज़ कॉज कर रहा है, राइट। तो ये क्या है? ये बढ़ते जा रहा है और आप और बीमार होते जा रहे हो। तो जब आप एंटीबायोटिक्स खाते हो तो जो वाली बैक्टीरियाज होते हैं वो इन बैक्टीरियाज को क्या कर देते हैं? सबको मार देते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं, जिससे कि आप सही हो जाते हो। सो ऐसी दवाइयों को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, राइट। आजकल जो है बहुत सारी एंटीबायोटिक्स, नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स जो है प्रोड्यूस कौन कर रहा है? बैक्टीरियाज और फंगी। और कुछ जो एंटीबायोटिक्स हैं उनके नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब देखो इन 1929 में जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे ना, वो वर्क कर रहे थे कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, मतलब causing bacteria suddenly found the spores of little green mold in one of his culture pallets. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this, the mold penicillin was prepared. तो 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो एक डिजीज़ में वर्क कर रहे थे कि कैसे इसे क्योर किया जा सकता है। तो उन्होंने एकदम से क्या देखा ना अपनी प्लेट में कि कुछ ग्रीन कलर के कुछ मोल्ड टाइप के हैं, और वो क्या कर रहे हैं ना, मतलब जो बैक्टीरिया हैं उनको मार रहे हैं और बिल्कुल उनकी ग्रोथ को रोक दे रहे हैं। और ऐसे करके जो है मोल्ड पेनिसिलिन जो है बनाया गया था। एंड नाउ मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया, द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीजेस। तो जो ये एंटीबायोटिक्स हैं ये मैन्युफैक्चर कौन करता है? कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो इसे प्रोड्यूस करते हैं। और मतलब ये बहुत सारी डिजीज़ में यूज़ होता है जिन्हें हम क्योर कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। दे आर ऑल्सो यूज इन कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेज। अब एंटीबायोटिक्स सिर्फ एनिमल्स के लिए नहीं होते, ह्यूमंस के लिए नहीं होते, एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी होते हैं। जैसे एंटीबायोटिक्स को मिक्स कर दिया जाता है, जो भी हम खिला रहे होते हैं मतलब एनिमल्स को, उनके साथ एंटीबायोटिक्स मिक्स करके उन्हें देते हैं। और ये और ऑल्सो हमें हेल्प करता है प्लांट की डिजीज़ को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए।
It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor. Also, you must complete the course prescribed by the doctor. If you take antibiotics when not needed or in wrong dose, it may make the drug less effective when you might need it in future. Also, antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. Antibiotics, however, are not effective against cold and flu, are as these are caused by viruses. तो देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ना, आपको जब भी एंटीबायोटिक्स खा रहे हो, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी किसी भी समय ले रहे हो, ऐसा नहीं, या फिर आपको कुछ हो ही नहीं रहा है आप तब ले रहे हो. आपको जब एंटीबायोटिक्स लेनी है तब जब आपको क्वालिफाइड डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि खाओ, तभी आपको खाना है, अपने मन से नहीं खाना है. राइट, कि आपको कुछ हो नहीं रहा है, कि आप गलत डोजेस ले रहे हो उसकी, या फिर आपको कुछ हो नहीं रहा है फिर भी उसे खा रहे हो. तो इससे क्या होता है ना कि ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे अंदर अच्छे बैक्टीरियाज हैं वो भी जो है मर सकते हैं. या फिर वो एंटीबायोटिक्स हम पे रॉन्ग इफेक्ट कर दे, कुछ भी हो सकता है. इसीलिए सिर्फ पूछ के हमें एंटीबायोटिक्स खानी चाहिए डॉक्टर से, और रॉन्ग डोज में बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए. राइट, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वैक्सीन. तो शी इज़ वेरी एंड शी इज़ आस्किंग दैट व्हाई आर चिल्ड्रन एंड फैंस गिवन वैक्सीनेशन. अब आपने देखा होगा ना, जो बच्चे होते हैं या फिर आपकी जो छोटे भाई बहन हैं, उनको जो है वैक्सीनेशन कराते हैं उनकी, या फिर आपकी भी कभी कराई होगी. तो ये वैक्सीनेशन क्यों करते हैं? द क्वेश्चन इज दिस, ठीक है. When a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. तो ना, जब भी हम एक कोई डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब, जो भी एक माइक्रोब जो जिसके अंदर जो डिजीज़ कॉज कर सकता है, जब वो हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी क्या करने लगती है ना, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है ना. एंटीबॉडीज़ क्या होती है ना, वो एंटीबॉडीज़ जो है वो हमारी रक्षा करती हैं, और वो जो इन्वेडर जो आता है हमारे अंदर, माइक्रोब जो डिजीज़ कॉज करता है, उससे लड़ती हैं. और उसके बाद हमारी जो बॉडी है वो याद रखती है कि ऐसे अगर फिर से ये माइक्रोब आता है तो इससे कैसे लड़ना है. अगर ना जो डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज. द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी. वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर. दिस इज हाउ द वैक्सीन वर्क्स. देखो, अब जब हमें वैक्सीन लगाई जाती है ना, तो हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं, और फिर उन्हें सब पता रहता है कि कैसे लड़ना होता है इन डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब से. तो जब भी हमारे अंदर फिर माइक्रोब्स आते हैं, वैक्सीन वाली जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो उससे फाइट करती हैं, और हमें कुछ भी नहीं होता. राइट, अब बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं, जैसे कि कॉलरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, स्मॉलपॉक्स, हेपेटाइटिस. इन सब को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय वैक्सीनेशन. Now, Edward Jenner discovered the vaccine for smallpox in 1798. जो एडवर्ड जेनर हैं, उन्होंने ये वैक्सीन को डिस्कवर किया था. किसकी वैक्सीन? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन. इन 1798. राइट. In your childhood, you must have been given injections to protect yourself against several diseases. Can you prepare a list of these diseases? How many you may take help from your parents. तो जब आप बच्चे होगे ना, आपको भी प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी डिजीज़ेस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए आपको भी बहुत सारी जो है वैक्सीनेशन लगाई होंगी. तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लेकर एक लिस्ट तैयार करो कि कौन कौन सी डिजीज़ेस के अगेंस्ट आपको वैक्सीनेशन लगी है. इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीजेस. नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स. You might have seen the advertisement on TV and newspapers regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. Polio drops given to the children are actually a vaccine. तो मतलब ये बहुत इसेंशियल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सारे बच्चों को जो है इन सारी डिजीज़ेस के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीन्स दी जाए. और जो वैक्सीन जो होती हैं वो हमारे नियर बाय हॉस्पिटल, जो हमारे आसपास कुछ हॉस्पिटल्स होंगे, वहाँ अवेलेबल होती हैं, वहाँ हर समय होती हैं. मतलब आपने कभी देखा होगा कुछ लिखा, मतलब जैसे घर में भी आते हैं कि पोलियो पिलाने आते हैं, एंड टीवी न्यूज़पेपर्स में भी होते हैं कि पोलियो पिलाने वाले अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम्स. तो पोलियो ड्रॉप जो बच्चों को देते हैं ना, वो भी एक वैक्सीन ही है. राइट. A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication
from most parts of this world. These days, vaccines are made on a large scale from the microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. तो मतलब पहले ना स्मॉल पॉक्स बहुत बहुत ज़्यादा फैल रहा था, तो मतलब उसके पूरा वर्ल्ड वाइड कैंपेन चला था इसे रोकने के लिए. और अब ऐसा एक समय आ गया कि बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वर्ल्ड के, वहाँ से पूरा स्मॉल पॉक्स जो है इरेडिकेट हो चुका है, हट चुका है. और आजकल जो है ना, दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल. आजकल बहुत ज़्यादा बड़े स्केल में जो है वैक्सीन्स बनाई जाती हैं, ताकि किससे बनाई जाती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती हैं, ताकि ह्यूमंस को, एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकें सेवरल डिजीजेस से. राइट नाउ ऐसे ये वैक्सीन बनाते हैं. ना इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. सम बैक्टीरिया, अच्छा कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं ना जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है उसको कन्वर्ट करके सॉइल वाली नाइट्रोजन बनाते हैं और उसमें फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं. ऐसे जो माइक्रोब्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. राइट, क्या बोलते हैं इन्हें? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. नाउ हियर आर सम पिक्चर्स. द नाइट्रोजन फिक्सिंग सैन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे. तो ये जो दोनों बैक्टीरियाज हैं ना, ये क्या करते हैं, ये हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. नाउ देयर इज क्लीनिंग द इन्वायरमेंट. कैसे ये हमें हेल्प करते हैं हमारी इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए. जो बूझो और पहेली हैं, उन्होंने देखा है कि उनके जो स्कूल के गार्डनर हैं, जो स्कूल में गार्डन को संभालते हैं, वो क्या बना रहे हैं, मैन्योर बना रहे हैं. और उनके अपने फ्रेंड्स के साथ वो सब भी गए और उन्होंने क्या करा, वेस्ट कलेक्ट करा, प्लांट्स का, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का. और उसके बाद अपने नियर बाय हाउसेज और गार्डन्स में गए. ठीक है, और उन्होंने एक गड्ढा बनाया, एक पिट बनाया और उसमें सारा वेस्ट जो है डाल दिया. कुछ समय बाद उन्होंने देखा ना कि जो सारा जो वो होता है, जो भी सारा वो था, मतलब वेस्ट था, मतलब सम टाइम, मतलब कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद उन्होंने देखा कि जो भी सारा वेस्ट था वो सारा डीकम्पोज हो गया है और किस में कन्वर्ट हो गया है, मैन्योर में. बूझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड. मतलब अब बूझो और पहेली जानना चाहते हैं कि ऐसा हुआ कैसे, वो तो सारा वेस्ट था, वो कन्वर्ट कैसे हुआ. राइट, तो यहाँ पर अब एक एक्टिविटी है. आपको क्या करना है, 2 पॉट्स लेने हैं, उन दोनों को सॉइल से भरना है. एक में ए लिखना है, एक में बी लिखना है. जो प्लांट वेस्ट है उसे ए में डालो. पॉलीथिन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स, ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज़, इन सबको पॉट बी में डालो. दोनों को, पॉट्स को जो है एक साथ रख दो और उन्हें 3-4 हफ्ते के बाद देखो. उसके बाद आपको क्या दिखता है बताओ. ओके, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? आपको क्या दिखेगा दोनों पॉट्स में? कुछ डिफरेंस है. जो ए वाला होगा ना, उसका सब डीकम्पोज होके मैन्योर बन गया होगा, और जो बी वाला होगा उसमें कुछ भी कन्वर्ट नहीं हुआ होगा. तो ये जो प्लांट वेस्ट जो कन्वर्ट हुआ है मैन्योर में बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, कैसे हुआ है कन्वर्ट? बाय द एक्शन ऑफ द माइक्रोब्स. माइक्रोब्स ने कन्वर्ट करा. द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज बाय द प्लांट्स अगेन. तो ये रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज बाय द प्लांट्स अगेन. तो ये जो सारे यूज़ हुए हैं, मैन्योर जो निकला हुआ है, ये सारे प्लांट्स यूज़ करते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी गुड फॉर द प्लांट्स. दे इंक्रीज द फर्टिलिटी. राइट, अब आपने क्या बी वाला पॉट देखा, उसमें जो सारे हैं उसमें कोई चेंज नहीं आया, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना उसमें एक्ट ही नहीं कर सकते. अच्छा, एक सवाल और है कि बताओ कि मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे ना, मतलब हमने तो उसमें सिर्फ वो डाला था, वेस्ट डाला था, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ से आए? आपको पता है? सोचो. आई विल टेल इट द लास्ट ऑफ द चैप्टर. डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी द पॉलीथिन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉय पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज? उसमें कोई चेंज नहीं आया, बिकॉज माइक्रोब्स could not act on them and convert them into manure. क्योंकि माइक्रोब्स उनके ऊपर काम नहीं कर सकते उन्हें मैन्योर बनाने के लिए. You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants. Sometimes dead animals on the ground. You find that dead. अच्छा, कभी आपने देखा होगा ग्राउंड में कोई मरा हुआ एनिमल होगा वहाँ पर, डेड. राइट, डेड एनिमल कोई होगा, लेकिन कुछ समय बाद ना वो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है. वहाँ पर से ना फिर वो मतलब आपको थोड़े समय तक दिखेगा, लेकिन थोड़े समय बाद आप देखने जाओगे तो आपको वहाँ पे कोई एनिमल वगैरह नहीं दिखेगा. क्यों? बिकॉज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उन्होंने उसको डीकम्पोज करके डेड ऑर्गेनिक वेस्ट बना दिया है.
राइट, और उन्हें छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया है। और दीज जो ये सब्सटेंसेस बनते हैं ये प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उनकी फर्टिलिटी बढ़ती है। Thus microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment। और इसी ऐसे ही जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स हेल्प करते हैं हमें हमारी जो इन्वायरमेंट में स्मेली सी सब्सटेंसेज होती हैं, गंदी सी प्लांट वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, सब जो हैं ये माइक्रोब्स कन्वर्ट करते हैं जैसे मैन्योर में और हमारी इन्वायरमेंट को क्लीन कर देते हैं। हार्मफुल माइक्रो, अब तक हमने पढ़ा जो हमारे सारे फ्रेंड्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। अब हम पढ़ेंगे हमारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कि हमें कैसे क्या क्या हार्म हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज। Some of the microorganisms cause disease in human beings, plants and animals. Such disease causing microorganisms are called pathogens। तो देखो कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो बहुत सारे तरीक़ों से हमें ना हार्म पहुंचाते हैं। ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमें डिजीज़ पहुंचाते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन बीइंग में, प्लांट्स में, एनिमल्स से। और ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिससे हमें डिजीज़ कॉज होता है इन्हें हम बोलते हैं पैथोजेंस, राइट। सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब कुछ माइक्रो कैसे कैसे हमें परेशान करते हैं, कुछ जो है स्पॉइल कर देते हैं फूड को, खाना ख़राब कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हमने सपोज़ करो आज सुबह सब्ज़ी बनी है, हमें पसंद नहीं आई, हमने नहीं खाई, तो अगले दिन या फिर 2-3 दिन बाद अगर आप देखोगे तो वो पूरा ख़राब हो जाएगा, राइट। वो खाने लायक नहीं रहेगा। क्लोथिंग, वो क्लोथ्स ख़राब कर देते हैं, लेदर ख़राब कर देते हैं, राइट। अब और पढ़ते हैं इनके बारे में हम, इनकी हार्मफुल एक्टिविटीज़। देखो अभी बहुत ज़्यादा शैतान है, बहुत गंदे गंदे काम करते हैं, बहुत हार्मफुल वाले काम करते हैं। सो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। तो अब जो ये डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना हार्मफुल वाले, ये ह्यूमंस में डिजीज़ भी कॉज करते हैं। जैसे पैथोजेंस जो हैं हमारी बॉडी में कहाँ से आएंगे, अब जब हम ब्रीथ करते हैं ना। अब देखो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो हम इन्हें अवॉइड तो नहीं कर सकते, बट वैक्सीनेशन के ज़रिए हम अपनी बॉडी को एकदम स्ट्रांग बना सकते हैं और इससे फाइट कर सकते हैं, राइट। लेकिन पैथोजेंस आते कहाँ से हैं, जब हम एयर ब्रीथ करते हैं तो वहाँ से आते हैं, जो पानी पीते हैं वहाँ से भी आ सकते हैं, जो खाना खाते हैं वहाँ से भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, जैसे बोलते हैं ना कि मुझे सर्दी हुई है मेरे पास मत आना, क्यों कहते हैं, बिकॉज उससे ना वायरस फैलता है, वो आपको भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ओके। तो मतलब अगर किसी पर्सन के पास पर्सन को देखो 2 टाइप की डिजीजेज होती हैं सिंपल वर्ड्स में। एक होती है कम्युनिकेबल होती है और एक होती है नॉन कम्युनिकेबल, राइट। तो ये दोनों होती हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं, मतलब आपको कोई डिजीज़ हो गई, ठीक है, सपोज़ करो कोल्ड या फिर फीवर हुआ है, तो मतलब अगर आप ना जैसे सपोज़ करो आपके फ्रेंड को कोल्ड हुआ है, फीवर हुआ है, तो अब आप उसके पास जाओगे, उसके साथ बैठोगे, बातें करोगे, हाथ मिलाओगे, खाना शेयर करके खाओगे, तो चांसेस हैं 95% चांसेस हैं कि आपको भी कोल्ड हो सकता है, ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस क्या होती हैं ना, जैसे कि सपोज़ करो लेट मी गिव एन एग्जांपल। आप सपोज़ करो कि आपके फ्रेंड को जो है हेडेक हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब आप उसके साथ जाके बैठोगे तो आपकी भी सर दर्द हो जाएगा। सो दैट आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इट वॉज अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल। ऐसी बड़ी बड़ी डिजीजेस भी होती हैं, ठीक है। तो अगर आप एक इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आते हो तो आपको भी हो सकता है। अच्छा, कम्युनिकेबल डिजीजेस के एग्जाम्पल क्या है जो कम्युनिकेट हो सकती हैं, दैट आर कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्यूलोसिस, राइट। When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying the thousands of viruses are spread in the air। अच्छा, अब एक बात और है, जैसे कि ना एयर में वायरस कैसे आते हैं। जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसे कोल्ड हुआ है,
तो वो उसने ऐसे छीका, आछी करके स्नीज करा उसने, तो क्या होता है जो ना उसका उसमें से कुछ ड्रॉप्स निकलते हैं, और उस जो ड्रॉप्स होते हैं उसमें थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस होते हैं, उसमें बहुत सारे वायरसेस होते हैं जो पूरी हवा में स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और उससे से फिर हम ब्रीथ करते हैं जब, तो वो वायरस जो है हमारी बॉडी में भी आ जाते हैं और हमारे अंदर इन्फेक्शन फैलाते हैं. देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेज. तो अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा आपके माइंड में कि कैसे हम इसको जो है रोक सकते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ के जो स्प्रेड होते हैं, आते हैं हमारे पास, उसे हम कैसे रोक सकते हैं. तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा जब अगर आपको कोल्ड है या फिर आपके फ्रेंड को कोल्ड है, किसी को भी कोल्ड है, तो अपने पास एक हैंडकरचीफ रखिए और उसमें स्नीज़ करिए, राइट. और जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जो जिसे कुछ हुआ है ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज़, उससे हमें थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए, राइट. नाउ देयर आर सम इंसेक्ट्स. अच्छा, अब हमने पढ़ा ना कि एयर से हमें ट्रांसफ़र होते हैं वायरसेस, एंड फूड से, वाटर से, पर ऐसे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो एक कैरियर्स की तरह यूज़ होते हैं. मतलब क्या करते हैं, वो जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं अपने साथ लेकर आते हैं. और जैसे कि हाउस फ्लाई जो मक्खी होती है इज़ वन सच कैरियर, वो भी एक कैरियर होती है. जो फ्लाई होती है ना, वो गार्बेज में बैठती है, एनिमल एक्सक्रेटा के ऊपर बैठती है, गंदी गंदी चीज़ों के ऊपर बैठती है, और उसके बाद उसके जो बॉडी है उसमें सारे पैथोजेंस, मतलब पैथोजेंस क्या होते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसमें सब स्टिक हो जाते हैं. उसके बाद क्या होता है, वो फ्लाई जो है अनकवर्ड फूड में आती है. जैसे मतलब हमने कोई फूड, हमारे पास कोई फूड रखा है, हमने उसे कवर करके नहीं रखा, तो वो वहाँ आती है, उस पर बैठती है, और उसका जो भी पैथोजेंस होते हैं, जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सब जो है खाने में आ जाते हैं, और हमारा जो खाना है वो कंटामिनेट हो जाता है, ख़राब हो जाता है. और अगर हम उसे खाएंगे कंटामिनेटेड फूड को, तो हम सिक, बीमार हो सकते हैं. तो इसीलिए ये सब एडवाइस करते हैं कि खाना जो है हमेशा कवर्ड करके ढका हुआ रखना चाहिए, और ऐसा कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए जो अनकवर्ड है, मतलब जो खुला हुआ है. और अनदर एक और जो एग्जांपल है वो है जैसे हाउस फ्लाई, तो हाउस फ्लाई भी कैरी करती है, पर एनोफिलिस मॉस्किटो एक मच्छर है, उसका नाम है फीमेल एनोफिलिस. वो क्या करती है, मलेरिया वाला जो पैरासाइट होते हैं ना, प्लाज्मोडियम, उसको कैरी करती है, राइट. और जो फीमेल एडिस मॉस्किटो है वो क्या कैरी करती है, डेंगू वायरस, राइट. और अब हम कैसे इसे कंट्रोल कर सकते हैं, स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, राइट. तो ये है फीमेल. नाउ पहेली सेइंग ना कि व्हाई डज अ टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट द वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड. तो अब पहेली कहती है कि हमें टीचर, मतलब हमारी जो टीचर है वो क्यों कहती है कि हमें अपने जो नेबरहुड है वहाँ पर कोई वाटर कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए. बिकॉज सारे मॉस्किटोज जो होते हैं, जितने भी मच्छर होते हैं, वो सारे कहाँ पर पैदा होते हैं, वाटर में, ठीक है. और इसलिए हमें अपने घर के आसपास कहीं पर भी वाटर को कलेक्ट नहीं होना देना चाहिए, जैसे कूलर्स में, टायर्स में, फ्लावर पॉट में नहीं होने देना चाहिए. बिकॉज फिर वहाँ से मॉस्किटो हो सकते हैं, एंड कोई भी मॉस्किटो हो सकता है, एंड इट कैन कॉज डिजीज टू अस, right. By keeping the surroundings clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. Try to make a list of measures which help to avoid the spread of malaria. तो हम अपनी सराउंडिंग्स क्लीन, ड्राई रखकर अब प्रिवेंट कर सकते हैं मॉस्किटोज़ को ब्रीड करने के लिए. आप एक लिस्ट भी बना सकते हो कि कैसे हम रोक सकते हैं इन सब चीज़ों को. देखो, अब यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है कि कौन कौन से ह्यूमंस को डिजीज़ेज़ होती हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. तो देखो कौन कौन से डिजीज़ हैं. ट्यूबरक्यूलोसिस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहाँ से आता है, एयर से आता है. कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन. अब क्या कर सकते हो इसमें, जो पेशेंट है, अगर आपको ट्यूबरक्यूलोसिस हुआ है, टीबी हुआ है, तो पेशेंट को पूरा आइसोलेशन में रखो, मतलब आप एकदम अलग हो जाओ. कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे. जो पेशेंट की पर्सनल बिलोंगिंग्स है उनको भी दूर रखो, और वैक्सीनेशन भी देनी चाहिए उन्हें, राइट. एंड मीजल्स वायरस से होता है, एयर से होता है, इसका भी वही प्रिवेंशन है. चिकन पॉक्स वायरस से होता है, पोलियो भी वायरस से हो सकता है, राइट. सबके देखो सबसे ज़्यादा क्या है, एयर ही है ट्रांसमिशन, राइट. इसलिए कॉलरा, बैक्टीरिया, वाटर, फूड, राइट. तो आप इन्हें रीड कर सकते हो अच्छे से अपनी बुक में.
एंड यू कैन गेट ऑल, आपको सबके जो है प्रिवेंशन मेजर्स मिल जाएंगे कि अगर आपको कुछ होता है तो आप क्या कर सकते हो. अब देखो कुछ कॉमन डिजीजेज जो ह्यूमंस को अफेक्ट करती हैं, उनका जो देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड अ फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन टेबल 2.1. इस पर सब लिखा हुआ था. दिस इज टेबल 2.1. इसमें सब लिखा हुआ है कि कौन कौन सी डिजीजेज है, कॉमन डिजीजेज जो ह्यूमंस को होती हैं और कैसे हम उसे रोक सकते हैं और उसका क्या क्या मोड है ट्रांसमिशन के. अब हम पढ़ेंगे ना डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स. जो जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एनिमल्स में. ओके सॉरी. सो अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से एनिमल्स में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉज करते हैं. सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली cause disease in humans and plants but also in other animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium. Foot and mouth disease of cattle is caused by a virus. तो देखो अब ऐसे ही नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ डिजीज ह्यूमंस में और प्लांट्स में ही होती हैं डिजीजेस, एनिमल्स में भी होती हैं. जैसे एंथ्रैक्स हो गया और जो वायरस से जो बैक्टीरिया कॉज करता है, राइट. एंड कुछ माउथ डिजीजेज और कैटल माउथ डिजीजेज, फुट डिजीजेज जो वायरस कॉज करता है. देखो अब रॉबर्ट कॉच जो 1876 में उन्होंने डिस्कवर किया था बैक्टीरियम को, ठीक है, बैसिलियस एंथ्रेसिस विच इज कॉज एंथ्रैक्स. जो एंथ्रैक्स डिजीज कॉज करता है ना उसका नाम है बैसिलस एंथ्रैकिस. तो इसे किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट कॉच 1876 में. अब कौन कौन से डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्लांट्स में. अब देखो सिर्फ ह्यूमन एनिमल्स में नहीं, प्लांट्स में भी जो है डिजीज कॉज होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, राइट. सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन प्लांट like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and other. The diseases reduce to yield of crops. See table 2.2 for some such plant diseases. तो देखो अब बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि वीट में, राइस में, पटेटो में, इन सारे में. अब आप टेबल 2.2 में देख सकते हो कि कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं प्लांट्स में और उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाता है. सी प्लांट डिजीजेस क्या है? सिट्रस कैंकर किससे होती है? बैक्टीरिया से. ट्रांसमिशन है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर. रस्ट ऑफ व्हीट कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म? फंगी. मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर एंड सीड्स, मतलब सीड्स अगर बेकार हो तो उनसे भी हो सकता है. येलो वीन मोसाइक ऑफ भिंडी, मतलब भिंडी जो होती है ना उसमें भी येलो वीन मोसाइक होता है. ये वायरस से होता है और इसमें इंसेक्ट जो आता है उससे वो है इसका ट्रांसमिशन. अच्छा, हम यूज़ कर सकते हैं कुछ सर्टेन केमिकल्स जो इन माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं, राइट ना. हम पढ़ेंगे फूड पॉइजनिंग के बारे में. तो बूझो जो है उसे बुलाया गया था कहाँ? एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में, और वहाँ बहुत सारा फूड स्टफ़ था और जो बूझो ने खाया, ठीक है, बहुत सारा फूड स्टफ़ जो है बूझो ने वहाँ खाया. लेकिन जैसे ही वो घर आया ही स्टार्टेड वॉमिटिंग, उसे वॉमिट होने लगी, राइट. तो उसको फिर हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर ने कहा कि इससे ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इसे फूड पॉइजनिंग हो सकती है, मतलब फूड पॉइजनिंग हुई है, राइट. तो पहली सोचने लगी कि यार फूड कैसे पॉइजन बन सकता है, क्योंकि फूड तो मतलब हमारी एनर्जी बढ़ाता है, इट इज़ द फ्यूल ऑफ अ बॉडी, राइट. तो वो कैसे पॉइजनस हो सकता है, वो कैसे पॉइजन बन सकता है? तो फूड पॉइजनिंग होती है जब हम कंजप्शन करते हैं फूड जो स्पॉइल्ड हो गया होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना मतलब ख़राब कर देते हैं फूड को. हम जब उसे कंजप्शन करते हैं उसका, तो हमें फूड पॉइजनिंग होता है. Microorganisms that grow on a food sometimes produce toxic substances. जैसे फ्लाई है, फ्लाई की बॉडी में पैथोजेंस लगे होते हैं. सपोज देयर इज़ फूड, तो वो इस फूड में बैठी एंड उसके बाद क्या हुआ, ये फूड में से सारे जो है पैथोजेंस आ गए, उन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया टॉक्सिक सब्सटेंसेस. तो फूड तो पॉइजन हो जाएगा, राइट. दीज मेक द फूड पॉइजनस, और यही जो है फूड पॉइजनस बनाते हैं और इसी से हमें मतलब बहुत सारी सीरियस इलनेसेस होती हैं और हमारी डेथ भी हो सकती है. इसलिए हमें कभी भी कंटामिनेटेड फूड या फिर अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए, ठीक है. और हमें अपने फूड को प्रिवेंट करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, ठीक है. फूड प्रिजर्वेशन, अब हम कैसे कर सकते हैं फूड को प्रिजर्व. हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि कैसे हम ना फूड को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन
कुकड फूड को कैसे स्टोर करें, कैसे प्रिजर्व करें उसको, जैसे कि यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर ब्रेड को हम ऐसे ही छोड़ देंगे और अगर मॉइस्ट कंडीशंस होंगी, नमी होंगी, तो उसमें फंगस लग जाएगा, राइट, जो हमने एक्टिविटी शुरू में मैंने आपको बताई थी. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल. अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो हमारे खाने को मतलब ख़राब कर देते हैं, और स्पॉइल जो गंदा सा खाना होता है ना वो बहुत गंदी स्मेल आती है उससे, बहुत गंदा टेस्ट आता है, उसका कलर चेंज हो जाता है. ठीक है, तो अब क्या फूड का स्पॉइल होना एक केमिकल रिएक्शन है? पहेली जो है कुछ मैंगोज़ लेकर आई थी और उन्हें एक साथ नहीं खा पाई कुछ दिनों तक, लेकिन थोड़े समय बाद उसने देखा कि जो सारे मैंगोज़ हैं वो ख़राब हो गए हैं और सड़ गए हैं. लेकिन वो सोचने बैठ गई कि मतलब जब उसकी दादी जो पिकल बनाती है, जो अचार बनाती है, वो तो कभी ख़राब नहीं होता, वो भी तो आम का ही बनता है. तो अब वो कंफ्यूज हो गई कि मैं लेकर आई तो सड़ गए और दादी अचार बनाती है तो वो मतलब 1-1 साल तक हम उसे खा सकते हैं, राइट. तो अब हम अब पढ़ेंगे कुछ ऐसे कॉमन मेथड्स जिससे हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं अपने घर में, राइट. तो हमें क्या करना चाहिए? केमिकल मेथड है सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल. द कॉमन केमिकल्स, जो सॉल्ट्स होते हैं, नमक, एडिबल ऑयल, और ये जो है कॉमन केमिकल्स हैं हमारे घर में जो यूज़ होते हैं टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इन्हें प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं और वी ऐड सॉल्ट टू पिकल्स टू प्रिवेंट. अच्छा, अब क्या डिफरेंस है मैंगो में और पिकल में? मैंगो जो है सिंपल मैंगो है, लेकिन पिकल में हमने क्या डाला है? सॉल्ट एंड ऑयल, राइट, एंड सम स्पाइसेस. तो ये सब डाला होता है, इसलिए वो प्रिवेंट हो जाता है. तो हम किससे प्रिजर्व कर सकते हैं? एक तो जैसे हम बाज़ार से लेकर आते हैं जैम एंड सॉसेस, तो वो भी इसलिए स्पॉइल नहीं होते क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले रहते हैं जो हमारे खाने को प्रिजर्व करते हैं. और हम प्रिजर्व कर सकते हैं कॉमन सॉल्ट, जो हमारे घर में नमक होता है ना, अगर आप उसे ऐसे छिड़क देंगे खाने में तो स्पॉइल नहीं होगा. जैसे कॉमन सॉल्ट तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है प्रिजर्व करने के लिए, जैसे मीट है, फ़िश है, एंड जैसे आंवला में जैसे हम ना रॉ मैंगोज़ में, टैमरिंड में, ठीक है, इन सब में सॉल्ट डालेंगे तो मतलब ये सड़ेंगे नहीं. और हम शुगर डाल के भी प्रिजर्व कर सकते हैं, राइट. और जैम्स, जेलीज, स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाय शुगर. अच्छा, जैम्स होते हैं, जो जेलीज होते हैं, स्क्वैशेस होते हैं, वो किससे प्रिजर्व करते हैं हम? शुगर से. शुगर जो है ना वो कंटेंट का जो मॉइस्चर है उसे रिड्यूस करती है, राइट. और फिर उसमें ग्रोथ जो विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड, और वो रोक देती है उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो फूड को स्पॉइल करते हैं. आप ऑयल और विनेगर डाल के भी ना प्रिजर्व कर सकते हो. एंड हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आपकी मम्मा है वो मिल्क को स्टोर करने से पहले मिल्क को गर्म करते हैं, राइट. जो बॉईल करने से ना बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं. ओके, सिमिलरली वी कीप अ फूड इन द रेफ्रिजरेटर, और हम अपना खाना जो है वो रेफ्रिजरेटर में रखते हैं. तो एक तो गर्म करके भी खाने को हम बचा सकते हैं, जैसे मिल्क को हमने बॉईल करा तो जो है उसे हम स्टोर कर सकते हैं. रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो उससे भी स्टोर होता है. और लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. जो बहुत कम टेम्परेचर है ना, लो टेम्परेचर, वो भी रोकता है माइक्रोब्स की ग्रोथ को. वट तो फिर अब बूझो कह रहा है कि मतलब जो पैकेट्स में मिल्क आता है वो क्यों नहीं ख़राब होता? तो मेरी मम्मा ने बोला कि उसे वो क्योंकि पास्चराइज्ड होता है. अभी पास्चराइजेशन क्या होता है? पास्चराइज्ड मिल्क होता है विदाउट बॉइलिंग एज इट फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स. मतलब पास्चराइज्ड मिल्क हम बिना बॉईल करे कंज्यूम कर सकते हैं. जैसे कि मिल्क को ना पहले 70 डिग्री सेल्सियस में हीट करा जाता है 15 से लेकर 30 सेकेंड्स तक. उसके बाद उसे एकदम से ठंडा करा जाता है पूरा, मतलब जैसे ही गर्म करा वैसे ही ठंडा कर दिया. उसके बाद उसे स्टोर करते हैं. तो उसके बाद जो है जो ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स होते हैं ना वो रुक जाती है. और ये जो प्रोसेस है पास्चराइजेशन की, इसे डिस्कवर करा था लुइस पास्चर ने, राइट. और हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? स्टोरेज एंड पैकिंग करके, किसी चीज़ को स्टोर और पैक करके, राइट. जैसे एयर टाइट जो पैकेट्स होते हैं उसमें ड्राई फ्रूट्स रखते हैं, राइट. लेकिन वो ऐसे करके जो है हम उसे स्टोर कर सकते हैं पैकिंग करके. नाइट्रोजन फिक्सेशन, अब हमने पढ़ा है बैक्टीरियम के बारे में, जो रेजोबियन होता है उसके बारे में पढ़ा है 6th और 7th क्लास में. क्या
it is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants. Pulses recall that rhizobium lives in root nodules of the leguminous plants such as beans and peas. तो अब हमने पढ़ा है ना कि जो रिजोबियन है वो हेल्प करता है नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, राइट. तो such as beans and peas. With help, it has a symbiotic relationship. Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning, but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. You may wonder how. Let us understand this is the next section. तो अब जो रिजोबियन है ना वो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन सॉइल में और उससे बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं और इनकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है. लेकिन इतनी सारी अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन हम यूज़ करते हैं, लेकिन वही उतने ही परसेंट रहते हैं. हम इसे अगली क्लास में पढ़ेंगे, नहीं मतलब अभी पढ़ेंगे. सो नाइट्रोजन जो है हमें डायरेक्टली, जो नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो हमें एकदम से, जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो एकदम से नाइट्रोजन नहीं ले सकते, राइट. सो सर्टेन कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे, जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर से, उसे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं. और एक बार अगर वेट अ मिनट, आई थिंक हमें यहाँ से पढ़ना था. सो नाइट्रोजन साइकिल, देखो ये जो रूट है ना, ये प्लांट की रूट है, ठीक है. ये जो नोड्यूल्स हैं, दीज आर वेट, इसके ये लेग्यूम्स हैं, ठीक है. अब नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है ना, हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन गैस है. नाइट्रोजन बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन. द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, अब एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है हम उसे डायरेक्टली नहीं ले सकते, इसलिए बहुत सारे बैक्टीरियाज को हम यूज़ करते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, जो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से, उसे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं. और एक बार अगर नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गई यूजेबल कंपाउंड्स में, वो प्लांट्स जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट. फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट सिस्टम. कहाँ से? सॉइल से. जैसे सॉइल में जो है फिक्स कर दी नाइट्रोजन, उसके बाद वो अपनी रूट से ले सकते हैं. नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड कंपाउंड. एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स. अच्छा, जब प्लांट्स और एनिमल्स मरते हैं, बैक्टीरिया एंड अच्छा, मैंने आपसे शुरू में एक क्वेश्चन पूछा था कि मतलब हमने स्पॉट में तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाले ही नहीं थे, सो मतलब वो कैसे कन्वर्ट हुए सारे वेजिटेबल वेस्ट मैन्योर में. एक्चुअली हमने इसमें डाला था सॉइल, राइट. तो सॉइल में होते हैं मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जिन्होंने कन्वर्ट करा उस वेस्ट को इनटू द मैन्योर, राइट. अब जब plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous wastes into nitrogenous compounds. तो अब जब एनिमल्स प्लांट्स मरते हैं तो बैक्टीरिया और फंगी जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो इन सारे वेस्ट को, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स में नाइट्रोजीनियस वे होते हैं, तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट हुए, तो इन सबको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं ताकि उन्हें प्लांट्स फिर से यूज़ कर सकें. और ऐसे ही बैक्टीरियाज को some part of them to nitrogen gas which goes back into the atmosphere. और इनका कुछ पार्ट जो नाइट्रोजन गैस होता है वो वापस से चला जाता है एटमॉस्फेयर में. इसीलिए जो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में वो उतनी ही रहती है, राइट. सो नाउ सी, दिस इज द नाइट्रोजन साइकिल. सो देखो इसको समझते हैं. अब जो वेट अ मिनट, जो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है ये कैसे कैसे फिक्स होती है? एक तो इसे लाइटनिंग फिक्स करती है और एक इसे बैक्टीरिया फिक्स करते हैं. उसके बाद वेट अ मिनट, जो बैक्टीरिया होते हैं इसे नाइट्रोजन को नाइट्रोजियस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं. फिर कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसेस. फिर जो कंपाउंड्स होते हैं उनको बैक्टीरिया फिर से टर्न कर देते हैं नाइट्रोजन में. और जो ये कंपाउंड्स होते हैं ये प्लांट्स ले लेते हैं. फिर प्लांट्स को कौन खाता है? एनिमल्स खाते हैं. फिर अगर दोनों मर गए तो उनका जो एक्सक्रेशन है उन्हें बोलते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जिससे ये फिर से नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स बनते हैं और उसे बैक्टीरिया फिर से उसमें कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. सी बहुत सिंपल है.
जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मतलब जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो दो तरीके से जो है मतलब कंपाउंड्स में क्रिएट होती है। एक तो लाइटनिंग की वजह से, एक जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले बैक्टीरियाज होते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनको नाइट्रोजन को नाइट्रोजनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। फिर क्या बनता है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। अब कंपाउंड्स बन गए सॉइल में, तो इनको कौन लेगा, प्लांट्स लेंगे। प्लांट्स होने ले लिया, अब प्लांट्स को कौन खाता है, एनिमल्स खाते हैं। अब एनिमल्स के अंदर भी नाइट्रोजन है, प्लांट्स के अंदर भी। जब ये दोनों डेड हो जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। और नाइट्रोजीनियस वेस्ट को फिर से ये जो बैक्टीरियाज होते हैं किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। फिर जो ये वेस्ट होता है इसको किस में कन्वर्ट करते हैं ये लोग, गैसियस फॉर्म में, और फिर से वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बन जाता है। सो नाउ अ चैप्टर इज कम्प्लीटेड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर। द चैप्टर वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई लव दिस चैप्टर। सो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स जिन्हें प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर को समझने में, और इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।